हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। तो आज हम लोग क्लास 10 का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर 1 हो चुका है। हम लोग लेक्चर 1 में प्रकाश को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 लेकर के आए हैं आपके समक्ष। तो देखिए, हम लोग आज समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। ये आपको मालूम है, आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रकाश का परावर्तन मतलब किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी हम लोग अगर जानते हैं कि एक टेनिस बॉल को अगर हम लोग दीवार पर मारते हैं तो मारने के बाद वो दीवार से टकराता है, फिर वापस रिटर्न आता है। यानी प्रकाश भी सेम इसी तरीके से कार्य करता है। प्रकाश के रास्ते में जब कोई अवरोध उत्पन्न करता है तो प्रकाश का उस वस्तु से टकराने के बाद लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, इस लाइट से रे निकल रही है और रे निकल रही है तो ये प्रकाश क्या कर रहा है, ये यहाँ से टकराने के बाद फिर लौटने की जो क्रिया हो रही है, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको बेसिक्स बात है, ये आपको मालूम है, ये चैप्टर ही है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है हर एक सतह पर एक जैसा नहीं होता है। प्रकाश का परावर्तन किसी सतह पर ज़्यादा होगा, किसी सतह पर कम होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन घरों में मतलब कि बेहतर ढंग से पेंट किया हुआ है या फिर मतलब कि बेहतर पॉलिश जिनके दीवारों पर है, उनके घर से रिफ्लेक्शन ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा, ज़्यादा आउटपुट लाइट का बेहतर मिलेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन उसका मतलब कि दो तरीके से होता है। प्रकाश का परावर्तन के देखिए यहाँ पे समझिए आप कि प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है। एक कैसे होता है, एक नियमित परावर्तन होता है और एक विसरित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन कैसे होता है, देखिए जब यहाँ पे प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में मतलब कि प्रकाश आया, टकराया और लौट गया, प्रकाश आया, टकराया और लौट गया, मतलब उसका एक निश्चित पथ है, इस तरीके से लौट रहा है। लेकिन यहाँ पे विसरित परावर्तन में देखिएगा कि प्रकाश आया, लौटा, फिर प्रकाश यहाँ पे आया, टकराया, फिर देखिए अलग डायरेक्शन में चले गया, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यानी ये जो सरफेस है, ये सरफेस हम लोग का प्लेन नहीं है, ये समतल नहीं है, ये पॉलिश नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन आपको अलग तरीके से देखने को मिलता है। यानी नियमित परावर्तन का डिफाइन क्या बोलता है कि जब प्रकाश किसी भी चिकनेस जैसे समतुल्य दर्पण पर आपतित होती है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। यानी प्रकाश की किरणें जब एक समतल यानी चिकनी सतह पर आकर के आपतित होगी तो वो एक निश्चित डायरेक्शन बना करके चलेगी। लेकिन यही घटना देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी यानी उबड़ खाबड़ सतह पर स्थित होती है तो ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। इसका कोई निश्चित पथ नहीं होता है, मतलब कि हो सकता है कि इधर से भी इस वाले डायरेक्शन से चले जाए, हो सकता है इस वाले डायरेक्शन से चले जाए। तो ये मतलब कि ये जो होता है, ये परावर्तन दो तरीके से होता है। एक आपका नियमित परावर्तन होता है, एक आपका विसरित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन आपको देखने को मिलेगा पॉलिश सरफेस यानी चिकनी सतह पर, और आपको और विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन आपको देखने को मिलेगा आपको उबड़ खाबड़ या खुरदरी सतह पर आपको नियमित परावर्तन देखने को मिलेगा। आप ये बस बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन के जो प्रकार होते हैं वो किस तरीके से होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का जो सर्वोत्तम आपको दिखेगा, सर्वोत्तम यानी बेहतर रिफ्लेक्टर आपको जो अगर दिखेगा वो कौन है, यानी बेहतर परावर्तक सतह कौन होता है। ये देखिए, ये कार आपको नज़र आ रहा होगा। इस कार में देखिएगा कि इस कार में अगर हम लोग लाइट टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा परावर्तन होने का चांसेस है। इसी तरीके से ये देखिए सिल्वर का है, ये इस पर अगर प्रकाश की मतलब की किरणें पड़ेगी तो ज़्यादा चांसेस है कि रिफ्लेक्ट होने का, ज़्यादा चांसेस है रिफ्लेक्ट होने का। ये जो सतह है, सीमेंटेड सतह है आपका, ये इस पर अगर आप प्रकाश का मतलब कि प्रकाश को अगर मतलब कि आपतित कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन कम देखने को मिलेगा, यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन यहाँ पे बहुत कम होगा। यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन के लिए सबसे बेहतर क्या है कि पॉलिशदार चमकीली सतह सर्वोत्तम परावर्तन करता है। यानी जो भी सतह ज़्यादा चमकदार हो, ज़्यादा पॉलिश हो, वो ज़्यादा आपको परावर्तन करता है। ठीक है, इसी तरीके से रजत धातु यानी सिल्वर मेटल आपको उत्तम परावर्तक सतह है। यानी सिल्वर मेटल जो होता है, सिल्वर की जो धातुएं होती है या फिर आपको कोई मतलब कि जो पॉलिशदार धातु है उस पर आप अगर रिफ्लेक्शन देखिएगा तो ज़्यादा होगा। इसी तरीके से खुरदरी या धुंधली सतह पर प्रकाश का निम्न
परावर्तन होता है, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो हम लोग समझ में आ गया हम लोगों कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन जो होता है चिकनी सतह पर, पॉलिशदार सतह पर बेहतर होता है, और उसी तरीके से खुरदरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन कम होता है। अगर आपसे पूछे कि परावर्तन के प्रकार कितने हैं, तो आप बोलेगा कि परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विस्तृत परावर्तन। इसी को हम लोग अनियमित परावर्तन भी कहते हैं, अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। तो अब हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने से पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक एमसीक्यूज के फॉर्म में, जो आपके बोर्ड में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके हिसाब से, कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। अब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण ने, आप देखिएगा कि किस तरीके से आप तक पहुंचता है। क्या आप तक मतलब कि वो अभिसरित होकर के पहुंचता है कि आप तक एक ही बिंदु पर मतलब कि आकर के पहुंचता है? ऐसा तो नहीं है। आप फिर देखिएगा, क्या अपसरित होकर के पहुंचता है आप पर, मतलब कि फैल करके पहुंचता है? ये भी आपका नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो फिर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हम तक समांतर आकर के पहुँचती है। आप देखिएगा कि जिसका भी विस्तृत क्षेत्र है, जो भी सोर्स ऑफ लाइट आप देखिएगा कि बड़े एरिया को कवर करता है, वो समांतर चलती है। यानी प्रकाश, अगर बोलेंगे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज होती है हम लोग का समांतर, यानी समानांतर हम तक पहुंचती है। आगे हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी ये भी सही है और ये भी सही है। आपको मालूम है प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं, दोनों ऑप्शन सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए, कि देखिए 2-4 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से फिर आपका आगे का टॉपिक्स है। तो इससे क्या होगा कि आपको बोरिंग फील नहीं होगा और आप अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को मतलब कि देख पाइएगा कि कहाँ तक आप कवर कर चुके हैं। यानी तेल लगा कागज़ क्या होता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो मतलब कि प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तुओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है आपका अपारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, और एक होता है आपका पारदर्शी, एक होता है पारदर्शी, और एक होता है पारभासी, एक होता है पारभासी। ये तीन तरीके से आपको प्रकाश के संचरण के आधार पर वस्तुओं का 3 प्रकार होता है। अपारदर्शी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आर पार ना हो, पारदर्शी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए, और पारभासी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार हो और कुछ मात्रा ना हो, तो उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे आप आँखों की पलकों का एग्जाम्पल दिए थे आपको, इसी तरीके से तेल लगा कागज़ को अगर आप लाइट के आसपास लेके जाइएगा तो देखिएगा कि प्रकाश की कुछ मात्राएँ आपको पार होती है। तो इसमें से ऑप्शन आपका पारभासी ही आपको सही लगेगा। तो पारभासी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में आपको ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। देखिए 2025, 17, 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बड़ा ईजी तरीके से आपसे बन जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आगे हैं तो हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपको मालूम है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम आपके क्या हैं? प्रथम नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण यानी प्रकाश की जो आने वाली किरण है, और परावर्तित किरण यानी जो दर्पण या फिर किसी सतह पर टकराने के बाद जो किरण लौट करके जाती है उसी को परावर्तित किरण बोलते हैं। यानी देखिए ये जो लाइट सोर्स से आई किरणें, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं। ये आपतित किरण हो गया। और ये जो रे मतलब कि ये जो किरण जो आकर के टकरा करके फिर लौट करके जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं?
परावर्तित किरण है ये। तो इसी तरीके से आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर ये जो यहाँ पे एक बिंदु है आपका, और ये आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब ये 90 डिग्री जो बना हुआ है, ये तीनों एक ही समतल पर, एक ही सतह पर होते हैं। ये पहला नियम बोलता है। पहला नियम क्या बोलता है आपका? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ से देखिए, ये जो रे आई है इसी तरीके से, और आने के बाद ये टकरा करके चले गई। यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल यानी एक परपेंडिकुलर, एक अभिलंब, एक 90 डिग्री बनाने वाला रेखा बनाए हम लोग। तो यहाँ पे एक कोण बना, यहाँ पे एक कोण बना, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतन कोण किसको कहते हैं? इसी को हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण किसको कहते हैं? यानी प्रकाश की किरण जो सतह पर आकर के टकराती है और अभिलंब, उसके बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसी तरीके से जब वो सतह से टकराने के बाद लौट जाती है किरणें, तो उस किरण और फिर से अभिलंब के बीच के जो कोण है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं उसको? परावर्तन कोण। यानी ये परावर्तन कोण हो गया। तो ये एंगल आर बन गया आपका। क्या बन गया? ये एंगल आर बन गया। यानी एंगल आई और एंगल आर हमेशा आपको बराबर मिलेगा, ये परावर्तन का नियम कहता है। यानी द्वितीय नियम क्या बोलता है? कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम लोग अगर हम लोग जाने कि आपतित किरण क्या है, अगर आप बोलिएगा कि आपतित किरण क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण किसको कहते हैं? तो सतह पर आकर टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। आपतित, ये डिफाइन अगर आ जाता है एग्जाम में, आपतित किरण कहलाती है। ये आप लिख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम बोले कि परावर्तित किरण क्या है, तो परावर्तित किरण क्या बोलेगा आप? कि सतह से टकराकर लौटने होगा। सतह से टकराकर लौटने की क्रिया, सतह से टकराकर लौटने की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ये आप लिख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे कि सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को सतह से टकराकर लौटने की किरण को आपको परावर्तित किरण कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो फिर आप बोलेगा कि आपतन कोण मतलब कि वही है आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर अगर आप लिखेगा कि आपतन कोण किसको कहते हैं, कि आपतन कोण को हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं, तो किसको कहते हैं? तो बोलेगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो फिर आप बोलेगा कि परावर्तन कोण किसको कहते हैं सर? परावर्तन कोण किसको कहते हैं? परावर्तन कोण को एंगल आर से डिनोट करते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से हम लोग परावर्तन कोण किसको कहते हैं? तो बोलेंगे कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफाइन आप आराम से लिख लीजिएगा, ये कोई यहाँ से बड़ा इशू नहीं है। देखिए सबसे पहले कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत गिर जाए, यानी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण जब लंबवत गिर जाए तो क्या होता है? तो देखिएगा ध्यान से कि प्रकाश की किरण, जो परावर्तन का नियम कहता है कि प्रकाश की किरण आया और टकराया, यहाँ पे हम लोग एक अभिलंब बनाए, तो यहाँ पे जो ये एंगल बना है ये मान लेते हैं 60 डिग्री का बना। ठीक है, ये एंगल आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ये 60 डिग्री का बना। अब जो ये परावर्तन कोण जो होगा वो भी आपका 60 डिग्री का होगा। परावर्तन का नियम बोलता है कि ये जो जाएगा, ये आपका एंगल आर, ये भी 60 डिग्री से ही होकर के जाएगा। ये जो जाएगा एंगल आर, ये आपका 60 डिग्री से ही होकर के जाएगा। यानी तभी तो हम लोग बोलते हैं कि दूसरा नियम बोलता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं, ये नियम है। लेकिन कभी देखिएगा कि प्रकाश की किरण जो है 90 डिग्री पर आकर के ही, मतलब कि प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर आकर के किसी सतह पर टकराए। जैसे समतल दर्पण पर ये फिगर दिया गया है कि समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण है जो 90 डिग्री पर आया, फिर इसी 90 डिग्री से होकर के चले गया।
तो हम यहाँ पे बोलेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण यहाँ पे है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल, यहाँ बोलेंगे कि एंगल आई कितना बना, तो एंगल आई 0 बना, और एंगल आर कितना बना, एंगल आर भी 0 बना। आपतित किरण भी अविलंब पर है और परावर्तित किरण भी अविलंब पर है। जब दोनों अविलंब पर ही है तो उसके बीच में कोई झुकाव नहीं है, कोई घुमाव नहीं है, तो ये घुमाव और झुकाव नहीं होने के कारण यहाँ पे एंगल बना ही नहीं है, एंगल 0 है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या कहती है कि आपतन कोण वहाँ पे एंगल आई बराबर भी 0 होता है और एंगल आर बराबर भी 0 होता है। यानी इसका मतलब है कि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें 90 डिग्री पर आकर के गिरे तो वो उसी मतलब कि जिस डायरेक्शन से आई है, जिस दिशा से आई है, उसी दिशा पर लौट जाएगी। यानी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी प्रकाश की किरण जिस पथ पर आती है, जिस पथ से आती है, उसी पथ से वापस लौट जाती है। यानी ये भी होता है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ही, नियम को फॉलो करने के कारण होता है। आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग समझ में आ गया हम लोगों कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश, समतल दर्पण है यहाँ पे हम लोग का, और प्रकाश की किरण अगर 90 डिग्री पर आकर करके टकराए यहाँ पे तो 90 डिग्री से ही वो वापस लौट जाती है। इसीलिए एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे 0 होता है। एंगल आई एंगल आर बराबर 0 होता है। ये आपका नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए पूछा है, लेकिन 2024 में 15 फिर ऑल में 20 में 21 में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, आपको मालूम है, हलवा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अब परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, इसके बाद भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स आपके लिए आ रहा है। दर्पण और दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण का स्वच्छ किरण आरेख भी दिखाएंगे आपको, समतल दर्पण की विशेषता और कुछ MCQs भी है। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए आप कि परावर्तन के जो नियम है वो क्या कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या क्या निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, देखेंगे आगे क्या होता है। परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन तो आपका फिर गलत हो जाएगा, यहाँ पे परावर्तन का बात हो रहा है। आपतन कोण, विचलन कोण, यहाँ पे विचलन भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर मतलब होता है, सदैव बराबर होता है। परावर्तन का नियम ही हमको ये निर्धारित करता है। यानी ये क्वेश्चन 2017 और 2020 में पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अब कि दर्पण क्या है। अब दर्पण आप बोलिएगा कि दर्पण क्या है सर। दर्पण जो हम लोग आईने में, आईना जो हम लोग का घर में दर्पण जो है, मिरर जो है, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं, जिस पे अपना फेस देखते हैं हम, वो दर्पण है। बिल्कुल सही, वो दर्पण है। लेकिन देखिए कि दर्पण को आपको यहाँ पे फिजिक्स में क्या पढ़ना है कि दर्पण किसे कहते हैं कि दर्पण एक ऐसी चिकनी चमकदार सतह होती है। दर्पण एक ऐसी चिकनी चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करके प्रतिबिंब बनाती है, जो प्रकाश को परावर्तित करके अपने में प्रतिबिंब बनाती है। और आमतौर पर कांच के टुकड़े के पीछे चांदी या एल्युमिनियम जैसे धातु की परतें चढ़े होने से, मतलब कि उसको हम लोग सिल्वर पॉलिश्ड कर देते हैं। देखिएगा आप लोग कि मिरर के पीछे पॉलिश्ड क्या रहता है, एक कलर क्या रहता है, तो उसी के कारण हम लोग वो देख पाते हैं। यानी आप किसी कांच को भी लीजिएगा, उस पर अगर हाथ रखिएगा तो थोड़ा सा आपको अपना फेस रिफ्लेक्ट होने लगेगा, और उस पर अगर आप कोई मतलब कि कलर से आप पॉलिश कर दीजिएगा तो बिल्कुल आपको एक मिरर बन जाएगा वो। तो यही होता है कि मतलब हम लोग क्या करते हैं, उस पर धातु की एक परत चढ़ा देते हैं तो वो एक दर्पण बन जाता है, एक मिरर बन जाता है। तो आप लोगों को बस हम अभी आप बता रहे हैं कि दर्पण क्या होता है कि दर्पण हम लोग अपना फेस जिस पर देखते हैं, और हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं कि कांच का कोई टुकड़ा, कोई शीशा को पीछे से अगर पॉलिश कर दिया जाए और एक सतह उसका छोड़ दिया जाए, दूसरी सतह पर उसको पॉलिश कर दिया जाए, तो वो हम लोग का मिरर बन जाता है। तो फिर इसी तरीके से दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। चौंकिए मत, आप इस चैप्टर में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का नाम बहुत सुने हैं, वो आपका गोलीय दर्पण में आता है। वो हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे उसको। पहले इस टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझ जाए, एक सीक्वेंस में चलेंगे तो क्या होगा, चीज़ों को हम लोग जोड़ पाएंगे, और टुकड़ों में जो चीज़ों को जोड़ लेंगे तो एक माला बनेगा, और उस माले को जब हम लोग पहनेंगे तो अपने आप में प्राउड फील होगा कि हम लोग कुछ किए। तो चलिए देखिए कि समतल दर्पण क्या है
कि समतल दर्पण हम लोग उसको अभी देखेंगे और गोलीय दर्पण, ये दोनों दर्पण के प्रकार हैं। यानी दर्पण के प्रकार आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। एक होता है आपका समतल, एक होता प्लेन मिरर, एक होता प्लेन मिरर, और एक दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो फिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। हम आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के भी प्रकार पढ़ाएंगे, बस सब्र बना के रखिए, सीक्वेंस में चलिए। हम लोग इस पूरे चैप्टर को लगभग 5 से 6 पार्ट में ख़त्म करेंगे, तो आप बस सब्र रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दर्पण समझ में आ गया, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अगर आप समझना चाहते हैं, हम तो आगे लेके चलेंगे आपको, तो बस इतना आप समझिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ये होता है कि देखिए कि कांच का एक ऐसा टुकड़ा होगा जो बाहर से कलर किया हुआ होगा। ये देखिए, ये बाहर से कलर किया हुआ होगा और अंदर ये परावर्तक सतह होगा। इसका परावर्तक जो सतह होगा ये अंदर होगा, परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ होगा। बिल्कुल, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। हम लोग इसको पढ़ेंगे मतलब फिगर के साथ पढ़ेंगे, और इसका पूरे चैप्टर में अवतल और उत्तल से ही क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको मतलब कि 2-3 टॉपिक्स के बाद अच्छे से लेंगे। तो आप इसमें निश्चित, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये आपका अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं कि वो बाहर से कलर किया हुआ रहता है, बाहर से, और अंदर उसका क्या होता है, धसे हुए सतह पर हम लोग अपना फेस देखते हैं। ये हो गया अवतल। उत्तल दर्पण इसी तरीके से आपका क्या होता है कि उसका धसे हुए क्षेत्र मतलब क्षेत्र पर हम लोग कलर कर देते हैं, और बाहर हम क्या करते हैं, उसको बाहर से हम उसको देखते हैं, बाहर से उसका परावर्तक सतह होता है। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आप बस इतना ही अभी रखिए, हम लोग थोड़ी देर में इसको देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो बस चम्मच का उदाहरण देखिए। चम्मच के अगर आप मान लेते धसे हुए क्षेत्र से आप अगर अपना फेस देख रहे हैं तो आप अवतल दर्पण देख रहे हैं। चम्मच के उभरे हुए सतह से अगर आप अपना फेस देख रहे हैं तो आप उत्तल दर्पण देख रहे हैं। तो हम लोग चलेंगे थोड़ी देर में मतलब उसको देखने के लिए। अभी हम लोग समझते हैं पहले कि प्रतिबिंब क्या होता है, क्योंकि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो फिर प्रतिबिंब आएगा। तो पहले प्रतिबिंब को समझ जाते हैं बेहतर ढंग से, और समतल दर्पण का 2-3 क्वेश्चन है उसको ख़त्म कर लेते हैं। फिर हम लोग दर्पण शुरू करेंगे, गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है। तो फिर क्यों हम लोग पहले इस छोटे टॉपिक्स को ख़त्म कर ले कि प्रतिबिंब क्या है। देखिए प्रतिबिंब क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यानी कोई भी सोर्स होगा, जो भी प्रकाश का सोर्स होगा, उससे जो प्रकाश की किरणें आती है, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर भी वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग इमेज फॉर्मेशन कहेंगे, उसी को हम लोग प्रतिबिंब का बनना कहेंगे। यानी प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता है। एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज यानी एक्चुअल इमेज कहते हैं उसको, और उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। देखिए अब जो प्रतिबिंब है, जब वो मिलता है मतलब वास्तव में मिलता है तो फिर रियल इमेज बना है, और मिलती हुई प्रतीत होता है मतलब लगता है आभास हुआ है, कल्पना हुआ है, तो फिर उसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इमेज है, ये इमेज आपको डॉट लाइन से दिख रहा है, ये फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपको आभास होता हुआ प्रतीत होता है, यानी ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपका पैर जो बना है, ये भी आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये आभास होता है, आपको आभास होते हुए प्रतीत होता है। ये जो आपका प्रतिबिंब है, ये वास्तव में बना है, यानी इसे पर्दे पर प्राप्त किया गया है। देखिए ध्यान से, अभी हम लोग इसको समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब पर। देखिए यहाँ पे एक प्रतिबिंब आपको बनते हुए नजर आ रहा है, तो ये प्रतिबिंब है, यानी ये पैर है, इसका आपका हूबहू एक मतलब कि पिक्चर दिख रहा है, ये प्रतिबिंब है। यहाँ पे हम हैं और ये मेरा हूबहू पिक्चर बनते हुए आपको नजर आ रहा है, ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया कि प्रतिबिंब क्या है, कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग
प्रतिबिंब कहते हैं। ये डिफाइन आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। एक बात तो नोट करने वाली है कि जब भी इमेज अगर वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनेगा। वास्तविक जब भी बनेगा इमेज तो फिर वो उल्टा बनेगा, और ये काल्पनिक जब भी बनेगा ये सीधा बनेगा। ये बात आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इमेज सीधा बना है, ये भी काल्पनिक। यहाँ पे इमेज आपका सीधा बना है, ये भी काल्पनिक, और ये आपका उल्टा बना है। देखिएगा ध्यान से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक्स पर थोड़ा सा देखने के लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। प्रतिबिंब तो दो प्रकार के होते हैं, हम लोग समझ में आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए रियल इमेज यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। बिल्कुल देखिए हम लोग यहाँ पे जो बनाए हैं, यहाँ पे रियल इमेज यहाँ पे ये डॉट लाइन से बनाए हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कल जो हम लोग फिगर लेकर के आएंगे उसमें आपको देखिएगा कि जब भी रियल इमेज बनाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे, तो आप देखिए कहते हैं कि यहाँ पे मिरर है मेरा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से कट हो रहा है। यहाँ पे जो ये कट हो रहा है ये हम लोग जो जो दिखा रहे हैं इसको, ये जो लाइन से दिखा रहे हैं, ये हम लोग क्या करेंगे वास्तविक कटान से बनता है। ये वास्तव में कटते हुए प्रतीत होता है। और ये जो किरणें हैं ये काल्पनिक कटान से बनता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये काल्पनिक कटान से बनता है। फिर देखिए ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जब भी वास्तविक नाम आएगा तो आप उल्टा लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। कि फिर बोलता है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। ये दर्पण के सामने बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आपको अंतर आएगा, तो आप लिख दीजिएगा। एक बात नोट करने वाली है कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा, समतल दर्पण जो हम लोग समतल दर्पण यूज़ करते हैं, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा आपको काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। और अवतल दर्पण का 6 केस आप पढ़िएगा, उसमें से एक केस में आपको वो काल्पनिक प्रतिबिंब देता है, बाकी सभी केस में आपको वास्तविक प्रतिबिंब देता है। यानी उत्तल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण आपको काल्पनिक प्रतिबिंब देता है, और अवतल दर्पण आपको क्या कहता है कि काल्पनिक भी देंगे और वास्तविक भी देंगे। बिल्कुल ये बात आप याद कर लीजिएगा कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण आभासी भी यानी काल्पनिक भी बना सकता है और वो वास्तविक भी बना सकता है। ये हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग समतल दर्पण की जो विशेषताएं हैं उसको हम लोग एक बार बेहतर ढंग से देख लेते हैं कि समतल दर्पण क्या कहता है। कि समतल दर्पण जो है कि ये यहाँ पे समतल होगा, यहाँ पे गलत है, कुछ मेंशन हो गया, यहाँ पे समतल होगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गए, यहाँ पे ये लाइन आपको मतलब कि गलत लिखा हुआ है कि समतल दर्पण हमेशा मतलब कि स्थिर होता है। बिल्कुल प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण स्थिर होता है, मतलब कि उस पर मतलब कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार हमेशा बराबर होता है। ये दो लाइन का मतलब मिश्रण है, वो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप समतल दर्पण में देखिएगा कि वो उंगली को आगे भी लेके जाइए, पीछे भी लेके आइए, आपको उतना ही देखने को मिलेगा, उसका आकार में चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। तो यानी दूसरा पॉइंट हमको समझ में आ गया। दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। समतल दर्पण पे देखिएगा कि यहाँ पे जितना दूरी है, इतना जो दूरी है, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 1 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। यानी यही बात बोला है कि दर्पण से वस्तु की दूरी, ये दर्पण है और यहाँ से वस्तु की दूरी, फिर बोलता है कि प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी दोनों समान होता है। बिल्कुल ये समतल दर्पण की दूसरी विशेषता है। आप इसको बड़ा अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स में आपको मतलब कि मदद करेगा। प्रतिबिंब दृश्य पार्श्व परावर्तित या फिर पार्श्व प्रतिलोम होता है। पार्श्व प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग समतल दर्पण में खड़ा होते हैं तो हम लोग का दायां हाथ जो है होता है वो बायां दिखाई पड़ता है और बायां हाथ दायां दिखाई पड़ता है। हम लोग अपना बैग भी पहन के जाते हैं तो देखिएगा कि बैग का ये वाला पोर्शन इस साइड देखने को मिलता है और ये वाला पोर्शन इस साइड देखने को मिलता है। कि ये जो घटना होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, या फिर इसी को पार्श्व प्रतिलोम कहते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको नज़र आता होगा
कि इसका लेफ्ट हैंड क्या दिख रहा है, इसको राइट हैंड दिख रहा है, और राइट हैंड क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है। तो इसी को हम लोग पार्श्व मतलब प्रतिलोम कहते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा बिल्कुल, क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो ये समतल दर्पण की जो ये फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फोकस दूरी जो होता है समतल दर्पण का वो अनंत होता है। क्या होता है, समतल दर्पण अनंत होता है बिल्कुल। और इसका जो आवर्धन क्षमता होता है +1 होता है। आवर्धन क्षमता जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। देखिए आवर्धन क्षमता मतलब कि जितना वस्तु का हाइट होगा उतना ही प्रतिबिंब का ये हाइट होगा। आप इतना अभी समझ के रखिए कि वस्तु का आकार जितना जैसा बनेगा वो प्रतिबिंब भी वैसा ही होगा बिल्कुल। इसी को हम समतल दर्पण की जो ये विशेषताएं हैं ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए समतल दर्पण का अगर हम आपको एक न्यूमेरिकल्स दे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये समतल दर्पण बना हुआ है, ठीक है, ये समतल दर्पण है। यहाँ से देखिएगा कि एक मोहन यहाँ पे खड़ा है और मोहन से समतल दर्पण की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो फिर यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बना। तो क्वेश्चन आता है कि मोहन का प्रतिबिंब से दूरी निकालें। मोहन का प्रतिबिंब से दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अगर आपसे आ गया तो क्या कीजिएगा। तो देखिए आपको मालूम है कि मोहन यहाँ खड़ा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया है उसका। दर्पण से मोहन की दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ से वो जो प्रतिबिंब बना है, फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी तो 10 सेंटीमीटर होगी बिल्कुल, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी जो होता है दर्पण से बराबर होता है। तो दोनों 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन बोला है कि मोहन जो है प्रतिबिंब से कितना दूर पर है। तो बोलेंगे सर 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी ये 20 सेंटीमीटर। ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा। आपके इसमें इस क्वेश्चन में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो जब हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे तो आप देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग अब चलते हैं कुछ एमसीक्यूज़ पर। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पर चलेंगे। तो देखिए एमसीक्यूज़ क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। आप देखिएगा ध्यान से। अभी आपको हम बताएं कि समतल दर्पण में आपको आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण पर आपको आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण आपको आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनाता ही है, लेकिन आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण पर केवल सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। लेंस का बात हुआ तो लेंस को काट दीजिए, दर्पण का बात हो रहा है यहाँ पे। तो आपका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऑप्शन उत्तल दर्पण की। और अभी हम बताएं कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का रिलेशन होता है कि वो दोनों क्या करता है, आपको आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण दोनों बनाता है। ये सिर्फ बात बोला है ओनली, इसलिए सिर्फ और सिर्फ के लिए ये लगा है। आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरीके से आप कंसेप्ट को समझिए कि देखिए यहाँ पे समतल, ये याद रखिएगा आप, समतल और उत्तल दोनों आपको काल्पनिक देता है। क्या देता है, काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। इसी को हम लोग आभासी बोलते हैं, काल्पनिक को ही हम लोग आभासी कहते हैं बिल्कुल। और फिर अगर हम बोलेंगे कि अवतल जो होता है, अवतल वो आपको काल्पनिक भी देता है, काल्पनिक तो देता ही है, आपको वास्तविक भी देता है। वो काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब देता है। तो काल्पनिक 1 केस देता है और वास्तविक 5 केस। टोटल हम लोग 6 केस पढ़ेंगे, मतलब कि थोड़ी देर में। तो यानी हम लोग ये चीज़ जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब हो सकता है। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब
स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। अब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आपको मालूम है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यानी हम लोग यहाँ पे कैसे कहेंगे कि आभासी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन पर प्राप्त हो सकता है, आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब या दोनों। ये देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो काट दीजिए, यहाँ पे आप इसको आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब में आप दिक्कत होगा आपको। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अब हम आपको बता चुके हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, अभी विशेषता में बता चुके हैं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। कितना क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको अनंत होती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ये आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। और समतल दर्पण की जो दूरी होती है, जो समतल दर्पण आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो समतल दर्पण की जो वस्तु से दूरी होती है, प्रतिबिंब से भी उसकी दूरी उतना ही होती है। ये बात भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। समतल दर्पण में जो वस्तु का जो वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है, समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व प्रतिलोम बनता है। उसका प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व प्रतिलोम, यानी लेटरल इन्वर्जन, यानी बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई पड़ता है। ये बात भी याद कर लीजिएगा। समतल दर्पण में वस्तु जितना साइज का होगा प्रतिबिंब भी उतना ही साइज का होगा आपको, ये बात भी आप इसमें याद रखिएगा। तो चलिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है कि काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब होता है। अब याद रखिएगा, जब भी आभासी काल्पनिक आए तो वो हमेशा सीधा बनेगा। क्या होगा, वो हमेशा सीधा होगा। और वास्तविक जो होगा वो आपका उल्टा होगा। यानी वास्तविक जब भी आपका बने तो फिगर बने या कुछ भी बने या आपको क्वेश्चन आए तो वास्तविक को उल्टा के साथ जोड़िएगा और काल्पनिक और आभासी को सीधा के साथ जोड़िएगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा कि काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब आपका सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। उल्टा ये गलत बात है, दोनों तो होगा नहीं, किसी बात नहीं, इनमें से गलत है। यानी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपको कि काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। यानी लिख लीजिए यहाँ पे आप कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है। इसी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, काल्पनिक सीधा होता है। और वास्तविक जो होता है, वास्तविक जो होता है वो आपका उल्टा होता है। वास्तविक जो होता है वो आपका उल्टा होता है। बिल्कुल आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो पुंज है निम्न में से कौन है। आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं हम। सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की जो पुंज है वो समांतर किरण पुंज है, यानी वो समांतर आकर के पृथ्वी पर पहुंचती है, मतलब कि एक रेल पटरी की तरह आती है। तो ये आपको याद रखिएगा, ये बात ये आपको मतलब मेंशन कर चुके हैं हम। तो चलते हैं हम लोग आगे कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो यानी देखिए कि समतल दर्पण है, यानी अभी तो हम लोग फिगर में देखें कि ये मतलब समतल दर्पण पर जो आपतित होती है और उसी डायरेक्शन पर लौट जाती है। तो देखिएगा कि ये आपका समतल दर्पण है। अभी हम लोग जस्ट देखें इसको कि ये समतल दर्पण है। यहाँ पे प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में आपतित होती है और फिर इसी डायरेक्शन पर वो लौट जाती है, लौट गई, जिधर से आई है उधर से ही वो लौट चुकी है। तो यानी यहाँ पे जो अविलंब है, अविलंब भी यहीं पर है। यानी अविलंब से ये लोग दूर नहीं है, ना परावर्तित किरण है, ना मतलब कि ना ही परावर्तित किरण है, ना ही आपतित किरण है, यानी अविलंब पर ही है। तो एंगल तो बना ही नहीं, यानी एंगल आई भी जीरो होगा और एंगल आर भी जीरो होगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों का मान जीरो होगा। यानी एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वो जो उससे दूरी नहीं बना तो फिर आपका कोण क्या बनेगा, परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये 2024 में आपको पूछा गया है। तो फिर इसको अगर आप बोलेगा कि जब एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वो उस जिस डायरेक्शन पर आपतित होती है उसी डायरेक्शन पर वो लौट करके चली जाती है। आज इतना ही रखते हैं,
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स को एक बेहतर ढंग से रिवाइज कीजिए। हमको मालूम है ये चैप्टर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते होंगे या किसी से ऑनलाइन क्लास किए होंगे तो बेहतर ढंग से किए होंगे। बस उसी नोट्स को जिससे भी पढ़ते हैं उसके नोट्स को रिवाइज कीजिए और हम आपके लिए जो लेकर आते हैं आप एक बार मैच ज़रूर कीजिएगा कि आपको बेहतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहीं पे सुधार की ज़रूरत होगी या कहीं पे आपको अगर बेहतर और चाहिए कुछ नोट्स मटेरियल्स तो हमसे आप 1 to 1 मतलब कि कमेंट बॉक्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम सभी के रिप्लाई देने के लिए मतलब कि सभी की रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग गोलीय दर्पण शुरू करेंगे और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। फिर हम लोग दर्पण सूत्र से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसी तरीके से हम लोग पार्ट वाइज तरीके से आगे बढ़ते हुए ये पूरे एक्सरसाइज पूरे चैप्टर को बेहतर ढंग से ख़त्म करेंगे। और लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से मिलाकर के मैं 500 MCQs का 3 घंटे का वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। ये सिर्फ आपके बिहार बोर्ड के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि यूपी मध्य प्रदेश बोर्ड के भी क्वेश्चन को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो तब तक आप अपने मतलब कि नोट्स के साथ बेहतर ढंग से एक नई पारी खेलने की मतलब चेष्टा कीजिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।